ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं अलग अलग तरीके के उनके बारे में बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात कर ली थी, जो कि एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स इम्पोज करा जाता है उसको पर्सनल इनकम टैक्स हम लोग कहते हैं। ये चीज़ हमने समझी थी। उसके क्या क्या टैक्स स्लैब्स हैं और एक पहले से ही टैक्स स्लैब जो है वो कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं। ये आज भी कंटिन्यू है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि यूनियन बजट 2020-21 में एक नया इनकम टैक्स रिजीम आया था और ये ऑप्शन दिया गया था लोगों को कि आप चाहो तो पुरानी वाली रिजीम को ही अपना कर टैक्स पे कर दो या फिर नई वाली रिजीम जो है, यानी कि नए वाले जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, आपको जो रेट ठीक लगे आप उसके बेसिस पर टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि लोगों के पास ऑप्शन आ गया था। अब तो ये वाला जो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये तो हो गया इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर। अब देश में बड़ी सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और कंपनीज भी तो होती हैं, है ना। तो जब किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर ना लगकर जब टैक्स ना कंपनीज पर लगे, इंडस्ट्रीज पर लगे, फैक्ट्रीज पर लगे, उसको हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा डायरेक्ट टैक्स समझते हैं, कॉरपोरेट इनकम टैक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ना जो कंपनीज होते हैं उनकी जो अर्न प्रॉफिट्स होते हैं उनके उन पे लगाया जाता है कॉरपोरेट इनकम टैक्स। अब देखो, टैक्सेशन पर्पस के लिए ना एक बात आपको समझनी चाहिए कि जैसे ये एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, एबीसी उसको मान लो, एबीसी नाम की एक कंपनी है और ये बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि मान लो ये जो पर्सन है जिसकी ये कंपनी है वो अपने आप में वैसे तो एक इंडिविजुअल ही है ना, यानी कि आसान भाषा के अंदर मैं कहूँ, ये जो कंपनी है इसका कोई ना कोई मालिक तो होगा ना, कोई ना कोई हेड तो होगा ना। अब वो जो हेड होगा वो एक कोई ना कोई पर्सन ही होगा। जब ये पर्सन जो है ये टैक्स पे कर रहा है अंडर पर्सनल इनकम टैक्स, तो फिर उसकी कंपनी क्यों टैक्स पे करे? जब मालिक जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स पे कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी कुछ अर्निंग्स है, पर्सनल इनकम टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। तो यार जब कोई एक इंडिविजुअल फिर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को रन कर रहा है अगर, या बहुत बड़ी किसी कंपनी को रन कर रहा है, तो उसको टैक्स क्यों देना पड़ेगा? तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट एक चीज़ मानता है, एक फिलॉसफी आप कह सकते हो उसको, कि टैक्सेशन पर्पस के लिए जो एक कंपनी होती है ना उसको एक बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करा जाता है। ठीक है, और इट इज़ मस्ट फॉर दैट कंपनी, इंडस्ट्री और फैक्ट्री कि वो बिल्कुल ही सेपरेट तरीके से एक टैक्स पे करें विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ इट्स ओनर। तो ये देखो, हेड वाली जो बात मैंने अभी आपसे कही ना, ओनर वाली बात, वो पे करेगा, लेकिन अगर वो जिंदगी में पैसा कुछ ऐसी चीज से कमाता है कि जो उसने एक कंपनी खोल रखी है, कोई कॉरपोरेट फर्म खोल रखी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, कोई फैक्ट्री है उसके पास, अगर वहां से इनकम जनरेट हो रही है उसकी, बड़ा सा उसने एक लैंड खरीद रखा है, कुछ मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स उसका काम करते हैं, कुल मिलाकर उसका जो इनकम सोर्स है वो किसी ना किसी एक ऐसी जगह से आता है जिसको एंटाइटलमेंट दिया गया है कंपनी का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट फर्म का, किसी भी चीज़ का, उसको एक बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। एंड लीगल फॉर्म में एक इंडिविजुअल जो होगा उसको तो टैक्स पे करना ही है, लेकिन उसकी कंपनी से भी टैक्स लिए जाएंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जो कंपनीज है ना हमारे देश में जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2019, इनको ही पे करना पड़ता है कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि अभी हम जानेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर, ये टैक्स की चैप्टर के अंदर तो बात नहीं होगी, हम जानेंगे कि कंपनी की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से क्या होती है, किसको बोला जाता है कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2019, कितने से कितने इनकम, कितना लैंड हो, कितने वर्कर्स उसके यहाँ हो, क्या होता है कंपनी की डेफिनेशन, वो हम जानेंगे। ये कंपनीज एक्ट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना मान लो, ये कंपनीज एक्ट 2019 में जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, छोटी मोटी कोई फैक्ट्री चला रहा है, आउटलेट चला रहा है, कपड़ों की फैक्ट्री है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है,
लेकिन अगर वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट या कंपनीज एक्ट 2019 आप मान लो, अगर उसके अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर्सन को फिर भले ही वो फैक्ट्री इंडस्ट्री या कोई भी चला रहा हो। अब देखो यहाँ पर बात ना मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ कि लीगल तरीके से उसने आपको रजिस्टर करवाया कि नहीं करवाया, फ्रॉड कराया कि नहीं कराया। अभी आप बाकी पैरामीटर्स को भूल जाओ, रिगार्डलेस ऑफ अदर फैक्टर्स। सिर्फ अगर एक फैक्टर पे हम लोग निगाह मारें, अगर पर्सन कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहा है, उसने एक आउटलेट खोल रखा है, उसका एक शोरूम है, या बहुत बड़ी उसकी एक फैक्ट्री है जहां पर कोई कॉपीज बनती हैं, पेन्स बनते हैं, आइसक्रीम बनती है, चिप्स बनते हैं, लेकिन वो उसकी फैक्ट्री या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर्सन को फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स ही पे करेगा। हाँ, पकड़े गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आप जानते ही हो, और ये भी अभी हम देखेंगे कि इंस्पेक्शन वगैरह कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, वो भी अभी हम जानते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये भी है, फिर हमारे देश में चाहे जो पब्लिक कंपनियां हों या फिर प्राइवेट कंपनियां हों, ठीक है, अगर वो कंपनीज एक्ट 2019 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, दे आर लायबल टू पे कॉर्पोरेट टैक्स, उनको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको कि कॉर्पोरेट टैक्स एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल होते हुए भी और एक कंपनी चलाते हुए भी कब पे करना पड़ेगा, दोनों तरह के टैक्सेस कब पे करने पड़ेंगे? तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स लगता है सिर्फ एक इकलौते पर्सन की, उसको कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स के लिए क्या जरूरी है कि आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, आउटलेट, फर्म या कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड हो, कहां पर रजिस्टर्ड हो? कंपनीज एक्ट 2019, ओके। प्रेजेंटली कितना लगाया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स जो है डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस के लिए, यानी कि देश में लोकेट होने वाली पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज या जो भी हैं, जिनका ग्रॉस टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं, तो उनको 25% देना पड़ेगा। और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर का है, या आप आई थिंक आप ये सिंबल देख पा रहे होगे, छोटा सा है यहाँ पर, ये दे रखा है ये सारा सिंबल, मोर देन 250 करोड़, देन द टैक्स रेट इज 30%, 30% देना पड़ेगा कंपनीज को, ठीक है। अब इससे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है हमें शाइनी, कि 250 करोड़ जनरली हर किसी कंपनी, फैक्ट्री, आउटलेट, भले आइसक्रीम की फैक्ट्री या कुछ भी हो, हर एक फर्म का तो होता ही नहीं है। तो यानी कि हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ से हिंट मिल रही है ना, क्या देखो, कंपनीज एक्ट 2019 में वही कंपनीज, कॉर्पोरेशन फर्म रजिस्टर्ड होंगे जिनकी इनकम एटलीस्ट जो हो वो करोड़ों के अंदर आती हो, है ना। हर किसी की आती नहीं है, तो हर किसी को जबरदस्ती उठाकर ऐसे डाला भी नहीं जा सकता कंपनीज एक्ट के अंदर, है ना। और जब कंपनीज एक्ट के अंदर अर्पित नहीं डाला जा सकता, तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स रेट जो था वो स्लैश कर दिया था। 25% है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 25%, इसको 15% कर दिया था, लेकिन एक कंडीशन है, जितनी भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही थी उसके लिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर सिर्फ सरकार ने और कुछ भी नहीं लिखा अपने बजट के टाइम पर, या जब भी इन्होंने, सरकार ने ये वाला डॉक्यूमेंट रिलीज करा ये बोलने के लिए कि नई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो आएंगी उनको टैक्स रेट 25%, उनको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 25% नहीं देना पड़ेगा, 15% देना पड़ेगा अगर आप नए हो, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की मार्केट में नए हो तो। और दूसरी कंडीशन ये, नए तो हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। और किसी के लिए नहीं बोला। ऐसा क्यों? याद करो मेरे लेक्चर्स, प्रीवियस चैप्टर्स वाले। सरकार का हमेशा हर एक देश में क्या मकसद रहता है? कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा बूस्ट करना, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी? सेकेंडरी। एंड सेकेंडरी सेक्टर इज एसोसिएटेड विद व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। इस वजह से, ठीक है। चाइना दुनिया में महारत किस सेक्टर की वजह से हासिल कर पा रहा है? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी जनरेट करके देता है चाइना को? जापान, साउथ कोरिया की क्या कहानी है? सबसे ज्यादा क्या क्या देते हैं उधर जनरेट करके जीडीपी? सेकेंडरी, है ना। टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इंडस्ट्रीज जो भी है, रोबोट्स बना रही है, टॉयज बना रही है, फोन बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, हर एक चीज़ बना रहे हैं, जूते, चप्पल, चड्डी, बनियान, रोबोट्स, फोन्स, आईफोन्स, सब चीज़, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर हो रही है। एंड पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। लोग कपड़े तो पहनेंगी, फ़ोन तो यूज़ करेंगी, कुछ ना कुछ चीज़ जिसमें प्लास्टिक होगा वो तो
यूज़ करेंगे ही, बच्चे खिलौनों से तो खेलेंगे ही। ये सारे के सारे जितने मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है ना, जो जो कंट्रीज ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं। एंड बस लोगों को उनके देश में रोज़गार भी मिलता है। एंड सेकेंडरी सेक्टर जब बूस्ट होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो कंट्री के पास इनकम आती है। तो जब नई नई कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर आना चाहती है, या शुरू में इतना कुछ खर्चा होता है, ठीक है, मार्केट में अपना नाम बनाना पड़ता है, अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, अपनी पहचान बनानी पड़ती है। लोग अगर कुछ खाने पीने की चीज़ बना रहे हो तो लोगों की ज़बान पर उसका टेस्ट जो है वो लाकर खड़ा करना पड़ता है। अगर 25% टैक्स ही देना पड़ेगा तो फिर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतनी इनिशियल लेवल पर सारी की सारी जितनी आ सकती थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती थी, उतनी प्रमोट होंगी नहीं। तो इसलिए 10% इसको कम कर दिया गया, 25 से 15% कर दिया गया, यानी कि 10% की कमी। लेकिन कंडीशन यही है, नई कंपनी होनी चाहिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होना चाहिए। ओके, ये तो हो गई बात 2019 की। जब बजट आया 2020-21 का, ठीक है, ये जो 15% कॉर्पोरेट टैक्स है कि 15% ही देना पड़ेगा, 25 नहीं देना पड़ेगा, बजट 2020-21 में इसको जो भी नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज जो आएंगी इसके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। मुझे बताओ क्यों? हमारे देश में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज बहुत सारी हैं? बताओ, 10 भी गिनवा सकते हो आप? नहीं। तो जिस चीज की अगर किल्लत होती है, उस चीज को अगर आगे करके हमें प्रमोट करना है तो बताओ रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए इनको भी रिलैक्सेशन दी गई। जैसे आप मिल्क मिल्क की हम लोग बात करते हैं, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर लो, गिने चुने नाम है, 5 नाम भी नहीं बताऊंगे आपको अच्छे से। मैं नाम उनकी बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप अपने गली के डेयरी वालों को गिनवाने लग गए। पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो सप्लाई होता है वो सिर्फ आपके राज्य तक या आपके गली मोहल्ले तक नहीं। क्या होता है बताओ? मदर डेयरी और अमूल के अलावा क्या होता है? पतंजलि एक, 5-6 नाम लेना भी मुश्किल है इनके। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ये सब स्टेप्स उठाती है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को रिड्यूस करना। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट टैक्सेस अब जब इतने कम है, सोच के देखो जरा, 25 से 15%, 10% की एक तरीके से सरकार यहाँ पर, आपको वर्ड यूज़ नहीं करना है, लेकिन एक तरीके से सरकार यहाँ पर ये सब्सिडी ही दे रही है। देखो 10% जो पैसा ज़्यादा आ सकता था सरकार ने कहा कोई बात नहीं। तो इसलिए इंडियन कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं, दे आर नाउ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अब मुझे वो बताओ, इस लाइन को अगर आप मेंस में यूज़ करोगे, और ये वाली बात भी लिख देना 25% से 15%, और उसके बाद लिखना कि इंडियन कॉर्पोरेट टैक्सेस दे आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। आप क्या लिखोगे कि सरकार जो है क्या कर रही है, कंपनीज को इनवाइट करना चाहती है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए। बताओ, चाहती है कि लोग हमारे देश में निवेश करें, एफडीआई इनफ्लो आए, है ना? और क्या इससे सरकार का पूरा पूरा हिंट है? अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस रिड्यूस कर भी दिए हैं, चलो मान लो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ही कम करे हैं, लगते ही क्योंकि ये उसी पे हैं, कंपनीज एक्ट वगैरह के अंदर जो रजिस्टर्ड हो गए, बाहर के ऊपर भी लगते हैं, वो अब अलग टैक्सेस होते हैं, बताऊंगा मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर। लेकिन क्या हम इससे ये कह सकते हैं सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, इससे सेकेंडरी सेक्टर को जल्द से जल्द बूस्ट करना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? बताओ, है ना? यूनियन बजट 2021-22, इसके अंदर एक बात और बोली गई थी। देखो, एक चीज़ होती है, जब आप एक इंडिविजुअल के तौर पर टैक्स को फाइल करते हो ना, तो आपके लिए एक टर्म यूज़ करी जाती है जिसको हम हमेशा शुरू से इस चैप्टर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, जनरली जो फर्म्स या कंपनीज होती हैं, वहाँ पर भी आप कहने को बोल सकते हो कि हाँ वो लोग भी तो जो फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न ही तो फाइल करते हैं। मैं आपको एक ना ठोस तरीके से पहले एक डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, हमारे पापा वगैरह जो भी आप लोग मेरे को सुन रहे हो या रिलेट कर पा रहे हो, ये लोग आराम से अपने इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल कर देते हैं। क्यों? सिर्फ यही तो देखना है हम कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हैं, टैक्सेबल इनकम कितनी है, डिटेल्स कितनी है, और उतना जाके आप उतने इनकम टैक्स वगैरह फाइल कर दो, उतना पे कर दो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर एक इंडिविजुअल को अपनी खुद की आय, इनकम के ऊपर जो जो उसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी उसके ऊपर जो टैक्स देना है,
इसके लिए क्या मैं एक ये चीज़ आपको बोल सकता हूँ, हमें चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है इन 95% केसेस। जितने लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, क्या आपके पापा ने क्या सीए रख रखे हैं, बताना ज़रा। मानते हो इस चीज़ को? इनकम टैक्स रिटर्न में हमें सिंपली क्या देखना है, हम कौन से बास्केट या कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, कौन से इनकम टैक्स स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं, फाइल कर दो। आपको सीए वगैरह से या कुछ ना कुछ फाइल बनवानी पड़ती है क्या प्रॉपर तरीके से, बताओ? उतना तो आप ही प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो बिजी हो या कुछ भी हो तो वो सीए रख ले। क्या जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न देश में फाइल करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के भरोसे चलते हैं क्या? बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन मुझे अब एक आइडियोलॉजिकल चीज़ बताओ। जो एक कॉरपोरेट है, मान लो कि आपके पापा इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल कर रहे थे, भगवान की कृपा से बिजनेस बूम कर गया, अब बड़ी सारी आपके पापा की आउटलेट्स और जो भी है कंपनीज वगैरह पूरे हिंदुस्तान में फैल रखी हैं। मुझे एक बात बताओ, अब उनके पास टाइम है क्या? टाइम है क्या? बिल्कुल नहीं है। जनरली कॉर्पोरेट जो होती है ना, मैंने ऊपर क्या बोला, 95% केसेस के अंदर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वेन यू आर फाइलिंग अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सीए की, लेकिन वेन यू आर फाइलिंग अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कंपनी का मालिक बिजी है, देखो प्रॉफिट उसी की, अल्टीमेटली उसी की जेब से जाना है, और वो प्रॉपर तरीके से मतलब फाइल करना चाहता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को। लेकिन यहां पर ना अब उसको जरूरत पड़ेगी 95% केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। एग्री? क्यों? क्योंकि पर्सन के पास टाइम नहीं है इतना कुछ वो मैनेज करके पूरा, अगर वो करने बैठेगा तो उसके लिए मिनट का मतलब है पैसा, एंड वो एक बंदा रख के उसको सैलरी दे देगा और वो सारा का सारा हिसाब किताब कर लेगा। एग्रीड? एग्रीड? ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, जो मालिक हो कंपनी का, लेकिन उसकी बड़ी सारी कंपनीज हैं, डायमंड मर्चेंट है वो एक तरीके से, और चौथी फेल है, पांचवी तक भी नहीं पढ़ रखा वो। ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है तो कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, फालतू में ड्रामेबाजी ना हो, कौन उलझे सरकार के साथ, पुलिस के साथ, इनकम टैक्स विभाग के साथ। ठीक है, तो इस वजह से वो सीए रख सकता है, और एक से ज्यादा सीए भी रख सकता है। डू यू एग्री? पहले इतना बताओ मुझे। ठीक है, अब क्या होता है कंपनीज के केस में ना दोस्तों, कंपनीज को जो मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, पहली बात यह कि कंपनीज के केस में इनकम टैक्स रिटर्न जैसी कोई टर्म नहीं यूज होती है, कोई टर्म नहीं यूज होती है। होती है, आप वैसे बोल सकते हो कहने को कि हाँ वो जो फाइल कर रहे हैं अपना टैक्स बता रहे हैं कि वो इनकम टैक्स रिटर्न की एक फॉर्म है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब वो कोई भी एक प्रोसीजर से जब वो फाइल कर रहे हैं, यहां पर ना, क्योंकि कंपनी है भाई, करोड़ों का टर्नओवर है, आपको ना आइटम्स की लिस्टिंग वगैरह जो भी होती है प्रॉपर फाइल बनाकर या ऑनलाइन एक पीडीएफ बनाकर बहुत अच्छे से फाइल करनी पड़ती है, जो कि मैंने आपको बता दिया, आपके लिए वाला काम आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, आपने तो सरकार को बता दिया, सरकारी विभाग को बता दिया, यानी कि सरकार को बता दिया कि देखो इतना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि इतना इतना हमारी इनकम जनरेट हुई है पिछले साल, और उस पर हमारा इतना टैक्स बनता है, तो हम फाइल करने जा रहे हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि आपका जो केस होता है वो ना किसी आईआरएस ऑफिसर के हाथ लग जाता है। इनका इनका रोल क्या होता है आईआरएस ऑफिसर का? ये वैसे ना इंडिविजुअल पर बहुत कम छापे मारते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, जो भी इनकम टैक्स का विभाग होता है, लेकिन मैं अभी सेंट्रल लेवल से बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने आईआरएस ऑफिसर्स का जिक्र करा। इनका ना बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम होती है, कुछ भी होती है, घरों में छापे कम मारते हैं। ये जनरली ना कंपनीज और जो फर्म्स होती हैं उनमें छापे ज्यादा मारते हैं, इसलिए जनरली इनकी पोस्टिंग भी ना शहरों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती है। आप कभी देखना इस चीज को, पता लगाना, एक ट्रेंड पता लगेगा आपको। और आपके ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि हमारे पड़ोस में पिछले हफ्ते अभी छापा पड़ा था, फिर आप ऐसी कहानियां बताओ कि हर मंगलवार ऐसे छापा पड़ी जाता है, हर बुधवार ऐसे छापा पड़, नहीं होता ही नहीं है ऐसा। क्योंकि मैं, अगर ऐसा हो रहा होता तो ये बट ऑब्वियसली और ऑफनली रिपीटेड चीज होती। आपने आसपास नहीं सुना होगा कि आपके गली मोहल्ले में ऐसे छापे मार के चले गए, दीवारें तोड़ के चले गए, उन्होंने बोला सोफे के बिल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा नहीं।
जनरली क्या है कि जहां पर करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, सरकार को जहां से इनकम रेवेन्यू की ज्यादा प्राप्ति हो सकती है, वहां गफलेबाजी के ज्यादा चांसेस हैं। अब इनको यह भी पता है, आईआरएस ऑफिसर्स को, कि इन कॉरपोरेट्स ने सीए रख रखे हैं, और सीए ने पूरी पढ़ाई ही टैक्स बचाने की हेराफेरी करने के लिए कर रखी होती है कि कैसे ना कैसे टैक्स बच जाए। अब क्या होता है, ये लोग ना प्रॉपर तरीके से कभी कभार किसी का केस जो होता है वो पकड़ लेते हैं। केस मतलब क्या, जो भी कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने सीए से बोलकर फाइल करवाने लगी है, आईआरएस ऑफिसर कभी कभार उस पर ना गहरी तहकीकात बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑडिट। ये टर्म समझाने के लिए मैंने पूरा का पूरा इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन यूज करी। टैक्स ऑडिट बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, दो वर्ड्स यूज करूंगा मैं यहां पर। ये एक प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का और इंस्पेक्शन का, जहां पर जो एक आईआरएस ऑफिसर होते हैं और उनकी जो टीम होती है, वो ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपको जो भी टैक्स पे करना था अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है, या फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो भी है। मतलब देखो, मैंने आपको बोला ना, छापे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यहां नहीं पड़ेंगे, वहां पर भी पड़ेंगे, यहां पर भी पड़ेंगे, लेकिन हर एक छापे के अंदर कंपनी बंद हो ही जाएगी, ये इतना इतना पैसा प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो क्या होता है कि ये ना बेसिकली जो आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि आपने इतने प्रॉपर जो है क्या इन एक्ट से एडहेयर करा है, आपने जितना आपको पे करना था आपने उतना पे करा है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई हेरा फेरी तो नहीं कर दी है। तो जनरली होता क्या है, एक तो टैक्स ऑडिट ना आपका सीए खुद भी बनाता है, जो कि वो फाइल करवाता है। फाइल इन द सेंस कि हमारा इतना इतना रेवेन्यू पिछले साल यहां से प्राप्त हुआ था, और ये हमारा पूरा का पूरा ऑडिट है, अब आप एक बार इसको इंस्पेक्ट कर लो अगर करना है तो। मतलब कुल मिलाकर ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करते हम लोग, सरकार जो इनकम टैक्स विभाग होता है, लेकिन ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो आपके सीए ने प्रिपेयर कर रखी है, ये अगर हाथ में लग गई आईआरएस ऑफिसर के, ये सब लोग फाइल करते हैं, अब उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके अगर आपका नाम आ गया, तो एक बारी गहराई से पूरा दिन पूरा हफ्ता निकाल के हो सकता है वो बैठे और एक एक चीज आपके अकाउंट में एक एक चवन्नी अठन्नी चेक करे वो बैठ के, ठीक है। ये वाली जो पावर है ना सरकारी विभाग को, इनकम टैक्स विभाग को, वो मिलती है अंडर सेक्शन 44AB, अंडर सेक्शन 44AB। अब क्या होता है, टैक्स ऑडिट भी ना ऐसा नहीं है कि हर एक कॉर्पोरेट को देना पड़ता है। भाई अभी अभी कोई कंपनीज एक्ट 2019 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ, अब वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को देने की बारी आई। अब पहली बार वो एक मालिक है डरा हुआ है या जो भी है कि इतना इतना फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, क्या होगा, सी उसको समझा रहा है, लेकिन वो 5वीं क्लास फेल है या उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो अब बेसिकली है क्या, ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, इसके लिए भी एक लिमिट होती है कि आपका टर्नओवर ना इतना होना चाहिए तब आप ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमें सौंपो। ये चीज है, मतलब ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है, और मैं मानता भी नहीं हूं कि हमें पता होनी चाहिए यूपीएससी के लिहाज से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कहीं पर भी एक सिंगल चवन्नी अठन्नी भर की इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। लेकिन क्योंकि बजट में इसका जिक्र हो गया था 2021-22 में, और यहां पर लिख रखा है, बोल्ड में लिख रखा है, तो भाई कुछ तो दम होगा इसके अंदर, इसलिए ये ना चीज चलती थी। हम लोग कभी जानते नहीं थे जब तक ये 2021-22 के अंदर बजट के अंदर बात नहीं हुई। यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं जानते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीए की पढ़ाई कर रखी है या अकाउंटेंसी पढ़ रखी है, तो वो जानते होंगे, लेकिन हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम ना सीए बनने बैठे हैं, ना अकाउंट्स के अंदर हमें पीएचडी करनी है, ना कुछ करना है, ठीक है, हमें सिर्फ यूपीएससी निकालना है। खैर छोड़ो, यूनियन बजट 2021-22 में क्या हुआ, ये जो एक लोअर लिमिट थी ना, लोअर लिमिट कि आपको टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अपने सीए से कहलवाकर, अब सीए से कहलवाकर मतलब क्या भाई, जब भी बात हो गई कॉर्पोरेट की, कंपनी की, तो सीए तो पक्का होगा। आप अंडर सेक्शन 44AB आप फाइल करवाओगे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक हमें सौंपनी पड़ेगी। अब इस लोअर लिमिट जो है ना, इसको इंक्रीज कर दिया गया। अब ये बोल दिया गया है कोई बात नहीं, अब आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ है ना, तब आप ये फाइल करवाओ। अब कब, लेकिन एक कंडीशन है, 10 करोड़ टर्नओवर है तब आप ये लोअर लिमिट जो कर दी गई है इसकी, तब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करवाओ अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन ये तब होगा जब आपकी 95% जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल मोड में होती हो। आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि यार ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो बल्कि और कम इनकम पर होनी चाहिए ना, मतलब ये सरकार बेवकूफी क्यों कर रही है,
कंपनी अगर कमा रही है भाई, तुम माथा पच्ची झेलो अपनी, तुम सरदर्दी झेलो। सरकार में अगर हम होते, आप तो ये सोच रहे होगे ना, जिनकी इनकम 5 करोड़ तो छोड़ो, 50-50 लाख है, मैं तो उसको भी फरमान दे देता या दे देती कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करो सीए से कहलवा कर अपनी। सरकार इसको 10 करोड़ पे लेकर जाके कह रही है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करो। ये तो और गपलेबाजी का सरकार अपने लिए स्कोप बढ़ा रही है कि उसके साथ गपलेबाजी हो जाए। नहीं, कंडीशन देखो ना, 95% अगर उस कंपनी की जो ट्रांजेक्शन और जो पेमेंट्स होती हैं वो डिजिटल मोड में होती हो। अब ये देखो, एक फनी बात क्या है, डिजिटल मोड के अंदर फाइल करने की कुछ भी किसी को जरूरत होती है? बताओ। डिजिटल मोड मतलब क्या? बैंकिंग से ही होगा सारा का सारा काम, और कैसे होगा? ये सारा का सारा जो डेटा होगा सरकार के पास खुद नहीं आ जाएगा? बताना जरा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आपको पता भी होगा 2017 के बाद से, जब से यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना शुरू करा है। आप ना, मतलब कभी करके मत देखना ऐसा, लेकिन एक चीज होती है, 3 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन अगर आप करो ना, तो आप ना अच्छे खासे लफड़े के अंदर पड़ सकते हो एक दिन के अंदर, अगर आप 3 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन करते हो तो। एक हल्की सी पूछताछ आपसे ऑन फोन कॉल या हो सकती है कि आपका इतना ट्रांजैक्शन पिछले कुछ दिनों से 3-3 लाख रुपए से ऊपर का क्यों हो रहा है डेली का। और अगर आपकी पास रिपोर्ट है, हिस्ट्री, वो तो ये बता रही है कि आपने कभी 1 लाख से ऊपर भी इतनी लंबे समय तक ट्रांजैक्शन नहीं करी, तो ऐसी क्या बात है? एंड इस कॉल के लिए मयूर रेडी रहना आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है? वो कोई बात नहीं, और ट्रेडिंग का जहाँ जिक्र कर दोगे तो वो वैसे ही कह देगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सर, रख दीजिए फ़ोन। तो उससे बोलना हाँ कि मेरा चेक कर लो ये कहाँ से जा रहा है, ये वो जब वो ऐप्स देखेगा जीरोधा, धन और इन सब पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, फिर चाहे वो 45 लाख की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, चाहे डेली की 3-3 लाख की आपके ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से कमाई आ रही हो, वो सारे के सारे फिर वो हो जाता है। हाँ, फिर वो आपको टैक्सेबल इनकम जो होती है, वो जो भी होता है वो आपकी डिडक्ट हो जाती है, ठीक है? और हमारे को चार्जेस तो कटते ही रहते हैं, आपको पता है, जीएसटी वगैरह ये सब कुछ कटता ही रहता है उसके ऊपर, ठीक है? कुछ कुछ टैक्सेस जो होते हैं, जब हम लोग कोई भी शेयर वगैरह खरीदते हैं तब वो कटता रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। बताओ, कोई दिक्कत कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर? हम्म? कोई भी दिक्कत? ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।